तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम कक्षा 6 सामाजिक ज्ञान की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें हम जानेंगे, हमने देखा है जो लोग हमसे अलग होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो उन्हें दुख होता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते, लेकिन जब यही सब कुछ हमारे साथ होता है तो हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं। तो अब जानेंगे इसके बारे में। कभी हमने सोचा है हम क्या हैं, कैसे हैं, या यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कौन सी भाषाएँ बोलते हैं, कौन से खेल हम खेलते हैं। तो ये सब हमारे रहने की जगह, भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप ध्यान दें तो ये अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म होते हैं। भारत में उन धर्मों के अनुयायी, यानी जो मानते हैं, उन धर्मों को मानने वाले रहते हैं। कितने धर्म है भारत में? 8 धर्म है, और यहाँ उन धर्मों को, 8 धर्मों को मानने वाले रहते हैं। यहाँ पे 1600 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं? 1600 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। हमें लगता है कि हमारी तरह है, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। उनसे बातें करते हैं, कपड़े पहनते हैं, और वो हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल भिन्न हैं, मतलब जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, तो हमें भी बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। हमें ऐसा लगता है हम उन्हें जानते ही नहीं, और हम उन्हें कभी समझ नहीं पाएंगे, या हम उसे जान ही नहीं पाएंगे, और हम सोचते हैं वो हमसे अलग क्यों है। तो लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में ख़ास तरह की राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। जैसे ये कथन दिए हुए हैं यहाँ पे ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में, जिनसे हम सहमत हैं उस पर निशान लगाएंगे। जैसे कि ये ग्रामीण लोग हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, है ना। आधे से ज़्यादा तो गाँव में रहते हैं, और आधे गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते हैं। फसल की बुनाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों के स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, मतलब मजबूर होते हैं, क्योंकि वो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। अब शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं, इनमें से कुछ कथन जो हैं वो ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं कि ये तो ग्रामीण है, जबकि शहर में रहने वाले लोग आलसी और सिर्फ पैसों से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह का ही वो कथन है। जब हम सोचने लगे कि किसी को काम करने का तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। मतलब कि हम उसके बारे में जानना ही नहीं चाहेंगे। हमें लगेगा वो अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं है, हमें लगेगा अंग्रेज़ी अच्छी है तो हम उसी पर फोकस करेंगे। तो इसका मतलब है हम बहुत उन अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या आएगा? हम लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि हमको लगेगा इसको तो अंग्रेज़ी आती नहीं है, तो हम उसको इज्जत नहीं देंगे क्योंकि वो दूसरी भाषाएं बोल रहा है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, जैसे कि उनकी चमड़ी का रंग ये कैसा है, वे कौन से क्षेत्र से आते हैं, वे जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे वे कपड़े पहनते हैं, इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपने दिमाग में ये बातें फिट कर लेते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं।
जैसे कि लड़की और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़की और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है, हम सभी भेदभाव से परिचित हैं। लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते, तो ये ऐसे ही होता है। सोचने वाली बात है, सच्चाई यही है। जैसे कि यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, वे बहुत ही सुशील है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती है, रोते नहीं हैं, उद्यमी है, खेल में निपुण है, खाना पकाने में निपुण है, वे भावुक हैं। तो लड़का एक, वे बहुत ही सुशील है, लड़की भी बहुत सुशील है। ठीक है, तो 2, 3 इस तरह से ये बातें हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे दिया गया नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरना है और उत्तर के कारणों पर चर्चा करनी। यहाँ पे क्या लिखा है? लोग तरह तरह की बातें करते हैं, भी ऐसे है, विकलांग दिख रहा है ये इससे कह रहे तुम दूसरों से अलग दिखती हो, ये कह रहा है उसका दिमाग सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, खास ज़रूरतों वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। वे बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा करनी है। आपकी राय से क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? तो इसके लिए आपको अपने जवाब में तर्क देने हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं, रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़के दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपनों को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है दूसरों से चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, तो इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार ये सुनते हैं लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं। समाज को इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। लड़की सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि अनुसार ही हम देखना चाहते हैं। अब रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास धर्म, देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। हम कह देते हैं ये कंजूस है या ये अपराधी है, ये बेवकूफ़ है, हम ऐसे ही धारणा बना लेते हैं। दरअसल उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है क्योंकि हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराध देखने वाले लोग, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पर पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना ठीक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की धारणाएं हम प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते इस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण जो क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के साँचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। अब असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसे ही हम बोलते हैं असमानता और भेदभाव। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। याद करो पिछले इस पार्ट में समीर 1 और समीर 2 के बारे में हमने पढ़ा था। वो दोनों एक दूसरे से भिन्न थे, एक मुस्लिम था और एक हिंदू था। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, ये भी एक विविधता का पहलू था। यहाँ भी भेदभाव के बारे में बात हो रही है, पर ये भेदभाव का कारण बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न मतलब अलग प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है।
बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर के मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। इस दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी जीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाते हैं, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती करना, बुनाई करना आदि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। उन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने, मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने अछूतों को वंचित रखा। अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे कि कैसे भारत की मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भाग हमें समझने में मदद करेगा कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदायों के अधिकारों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उनके गांव के बाहर रहना पड़ता था, उन्हें गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की ही हो। तो वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गए तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे टिकट मांगे जो हमने दिखा दी। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी पहुँच नहीं पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। नीचे ही स्टेशन मास्टर को ही लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है।
स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा हम कौन है। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई में प्रांतीय महार समुदाय को मतलब उसके मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, बम्बई में प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। तो जब उनके मुंह से निकला महार है तो उनको एकदम से धक्का लग गया। वो अचानक भुचक्के रह गए, मतलब कि एक हक्का बक्का रह गए, हैरान हो गए एकदम से। उनके चेहरे पर अचानक से परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहाँ के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे, ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल होगा और अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा। अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ है, जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों से मिलता है। अब उन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे, मतलब उन्हें पता था कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा बने थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सबके अलावा संविधान सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को समानता के अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने, अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
जहाँ लोग बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कैसे है। तो यहाँ पे ये है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचार पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ उसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही ज़रूरी हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।